वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की ऐतिहासिक 94 नंबर क्लास आपके सामने लेके आए हैं। तो इसमें भी हम चर्चा आज फिर मुख्य रूप से मिट्टी की बात करेंगे। मिट्टियों से संबंधित कुछ 30 से 30 के आसपास क्वेश्चन है, उनकी चर्चा करेंगे और प्लस 20 पॉलिटिकल के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो पिछला वीडियो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है वो जरूर देखें। 93 नंबर की क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन मिट्टियों के बताए गए और पूरे तथ्य के साथ बढ़िया तरीके से। अब जो विद्यार्थी 93 नंबर की क्लास देख चुका है उसको 94 नंबर की क्लास बहुत आसान लगेगी। तो प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रश्नों की क्लास होती है, जो ऐतिहासिक 94 नंबर पे पहुंच चुकी है। एक नंबर से लेकर पहली सीढ़ी पर पहुंच से चली थी और अब 94 पे चल चुकी है। और कल एक एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे, जो विद्यार्थी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से शेयर कर दो सेशन को और लाइक कर दो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं ज्यादा यहाँ पे तथ्य नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने खूब सारे तथ्य बताए हैं आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है? मृदा का प्रकार और जिला। क्या लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर में पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर बिल्कुल सही है। ये जो दक्षिणी राजस्थान है ना, वहां लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना हमेशा। पर्वतीय मृदा, बिल्कुल उदयपुर में पर्वत है, पर्वतीय मृदा होगी। पीली भूरी बीकानेर में बिल्कुल नहीं हो सकती। पीली भूरी बीकानेर में तो लगभग बलुई मिट्टी है। बलुई यानी रेतीली मिट्टी है। तो बीकानेर, ये पीली भूरी जो आपका क्षेत्र है, कौन सा? लूणी नदी का क्षेत्र, वहां पीली भूरी पाई जाती है। पीली भूरी पाई जाती है। और बनास नदी के क्षेत्र में भूरी पाई जाएगी और लाल भूरी मिट्टी पाई जाएगी। इसको याद रखना, लाल भूरी दोमट भी पाई जाएगी। यहां से, जहां से उद्गम होता है बनासकार सवाई माधोपुर तक, तो ये दोनों में कंफ्यूज मत ना। और गहरी काली मिट्टी का नाम आते तो हड़ौती क्षेत्र में जाना ही है। तो पीली भूरी बीकानेर सुमेलित नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? अब इसका उत्तर ध्यान ही रखना, दक्षिणी राजस्थान में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। तो दक्षिणी राजस्थान देख लो, प्रॉपर रूप से डूंगरपुर और उदयपुर इसका उत्तर हो जाएगा। कंफ्यूजिंग वाले हैं क्योंकि पास पास में जिले, बस अंदाजा लगाना है। इस प्रकार के पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन और सारे पेपर में आए क्वेश्चनों की रिपीटिंग मैं लगभग कर रहा हूँ। और कल ध्यान रखना, आपको जो टॉपिक मिलेगा कल स्पेशल मिलेगा परियोजना पे, ठीक है? कोई बांध हो गया, कोई नदियों की परियोजना होगी, किसी भी प्रकार से परियोजना से संबंधित आपको टॉपिक मिलेगा। तो बांधों पे, नदियों पे, जो भी बांध बने हो क्योंकि उस पे परियोजना है, चाहे वो विद्युत की है चाहे सिंचाई की है, तो उनको याद कर लेना, कल 50% उनके मिलेंगे। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अब अगर कल का वीडियो आपको याद है, हालांकि कल आपको एसआई के लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो दिया था, खेल परिदृश्य आपने देख लिया होगा क्योंकि ये भी जरूरी है। एसआई का एग्जाम है ना, 13, 14 और 15 सितंबर को कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अक्टूबर में पटवार का एग्जाम है, जल्दी कांस्टेबल का भी एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आके बीएसटीसी पीटेड का एग्जाम है। तो ये पुरस्कार तो पेपर में आएंगे, ये खेल परिदृश्य पुरस्कार, इनके वीडियो दे चुका हूँ और ये मैंने इससे पहले दिया था। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? फटाफट बता दो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि पांचों वैज्ञानिक आधार पर 5 मिट्टियां हैं, ठीक है? वैज्ञानिक आधार पर एक और लोकोलिप्स, ये पर्वतीय मिट्टी है। तो इनको याद करना जरूरी है अगर मिट्टी का टॉपिक क्लियर करना है तो। और वो आप अभ्यास करोगे तो याद होगा। तो याद रखना, सबसे ज्यादा एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स प्रकार की मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, जिसको शुष्क क्षेत्र वाली मिट्टी कहते हैं। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, सैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। ग्रेनाइट जालोर क्षेत्र में है ना। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, जालोर, क्वार्टरजाइट, सैलों से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग का नाम आते ही दिमाग में लाल लोमी मिट्टी आएगी कि नहीं आएगी? किससे बनती है? ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट चट्टानों से। कई बार पूछते हैं कि राजस्थान के दक्षिण भाग में जो अरावली है उसमें किस प्रकार की चट्टानी है? तो ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट सैलों से बनी होती है, पूछा जाता है पेपर में। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी बनी है, बिल्कुल। हड़ौती का क्षेत्र, लावा का क्षेत्र, बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तीनों तो है एकदम सही, गलत कौन सा हो जाएगा? दक्षिण भाग में फास्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण नहीं हुआ, गलत है। लाल मिट्टी का निर्माण तो इस ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट से हुआ है। तो ये उत्तर हो जाएगा क्योंकि सत्य कथन नहीं है। द नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बड़े एग्जाम में बड़े लेवल का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है तो आप सही कर सकते हो। अगला, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहां पे है? अब मैंने बहुत बार आपको बता दिया, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, दक्षिण
राजस्थान का दक्षिण भाग, हड़ौती का पठार, अरावली के दोनों तरफ का भाग। अब बता सकते हो ना, कितनी बार बता दिया। भूरी मिट्टी का नाम आते ही बनास नदी का प्रवाह, भूरी और लाल भूरी का नाम आते ही आपको बनास नदी करना है उत्तर। अगला, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अब बता दोगे ना, अब तो नहीं भूलोगे। लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा का नाम आते ही लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में। अब इनमें से दक्षिणी राजस्थान के जिले कौन से आएंगे, देखो उदयपुर आता है लेकिन कोटा कट गया, ये तो मध्यवर्ती आगे। जयपुर दोस्तों ये भी नहीं आई, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में लाल लोमी मिट्टी। राजस्थान राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। राजस्थान की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की बात आती है काली मिट्टी करना है। कौन सी काली मिट्टी, जो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मिलती है। कपास, सोयाबीन और मसाला उत्पादन के लिए खास है। राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूछा क्या, मैंने आपको बता दिया ना, पेपर में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएंगे। और आज मैंने एक वीडियो डाला है, जो डेयरी विभाग का मैनेजर पद का एक पेपर हुआ था, उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन आए थे। राजस्थान सिक्के जीके का भाग कितना था, 10 ही था, 20 नंबर का। 10 में से 5 करंट आए, 5 जीके के आए, एक भी क्वेश्चन अपना बाहर नहीं गया। जिसने 9 बजे की क्लास देखी है और सुबह 7 बजे की क्लास देखी है ना, 501 एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट करके क्वेश्चन स्पेशल बताए थे, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं नाम तो नहीं जानता, उन्होंने नहीं बताया, उनको धन्यवाद। उन्होंने पर्सन बताया, उनका सर मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, मेरे आपके जो पढ़े हुए थे वो सारे क्वेश्चन सही थे। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, इसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी, रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, रेगूर मिट्टी किसका नाम है, कालती मिट्टी का नाम है। राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी, ये बार बार क्वेश्चन है, 2-3 रिपीट हो गए शायद। लाल लोमी बस याद रखना, लाल लोमी, और भूलोगे भी नहीं, मैं जितनी बार बताऊंगा उतनी बार याद रखोगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये जो क्षेत्र आपका लाल लोमी मिट्टी है। हड़ौती के पठार में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है। अब पहला पार्ट मैंने दे दिया, 93 नंबर की क्लास थी ना, उसमें मैंने पार्ट दे दिया, इसलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े सिंपल आ रहे हैं, और जिसने पढ़ा है उसको तो सिंपल लगेंगे। तो हड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी, पर समस्या ये होगी कि वैज्ञानिक नाम आ गया, अब वैज्ञानिक वाले भागेंगे इधर उधर। तो कौन सी बात आ रही है, वर्टिसोल्स। कौन सी, वर्टिसोल्स काली मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीयता और क्षारीयता तत्वों से संसंगित कैसे हो सकती है, किस कारण से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में अम्लता भी पाई जाती है और क्षारीयता भी पाई जाती है, क्या कारण है। जल के प्रवाह से, मिट्टी की निचली सतह के ऊपर की ओर कोशिका, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी की निचली सतह के ऊपर की ओर कोशिकाओं, ये केशिकाएं, ठीक है, केशिकाओं द्वारा जल रिसाव के कारण ये समस्या आती है। इसके कारण सेम की समस्या भी बहुत भयंकर आती है। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, भी देख लो। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल बात तो सही है, क्योंकि ये क्षेत्र आ गया, देखो ये हड़ौती का पठार आ गया और ये दक्षिणी राजस्थान आ गया, तो इस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है बिल्कुल, और इधर इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो सही कॉम्बिनेशन है उदयपुर चित्तौड़गढ़ का। तो अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी है, बिल्कुल सही है। कछारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, ये तो सही है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं है, बलुई मिट्टी है, या कछारी बलुई मिट्टी है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, दोमट बलुई मिट्टी है, भूरी नहीं है। और कोटा झालावाड़ में वो काली है ही। अब ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं पेपर में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पूरी बलुई मिट्टी नहीं है, या तो इसमें हो सकती है दोमट मिट्टी, हो सकती दोमट बलुई मिट्टी होती है ज्यादातर, या बलुई मिट्टी होती है, भूरी का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। अगला, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश, बहुत आसान है आपके लिए, तो जो विद्यार्थी पिछली क्लास को बढ़िया तरीके से देख पाया है, मिट्टी का पहला टॉपिक जिसने पढ़ा है, अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं इन प्रश्नों के जवाब देने की। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं, आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको वीडियो से पहले टॉपिक पढ़ना जरूरी है। मैंने आपको कह दिया कल मैं परियोजना, बांध परियोजना, इनके बारे में 50 क्वेश्चन दूंगा, तो आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है, फिर ही आप क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से जवाब दे सकते। तो देखिए, एरिडिसोल्स शोषक व अर्ध शोषक को कहते हैं, सही है। इंसेप्टिसोल्स अर्ध शोषक या अर्ध शोषक, आद्र शोषक को कहते हैं, सही है। एल्फिसोल्स उपाद्र या आद्र को कहते हैं, और वर्टिसोल्स आद्र, अति आद्र को कहते हैं। वर्टिसोल जो कोटा वाली है, ठीक है। एल्फिसोल्स जो जलोढ़ मिट्टी वाली है। इंसेप्टिसोल जो आपके बीच वाली क्षेत्र में आती है जितनी भी, और एरिडिसोल जो शुष्क वाली में आती है, ये अर्ध शुष्क वाली में आती है। तो चारों एकदम 1 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 2 3 4, बाबा धारी जय जयकार। राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पाया जाता है, इसको तो आप जानते हो कि राजस्थान में मिट्टी का अपर्दन सबसे ज्यादा चंबल नदी से होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन आपके सामने क्या हो,
मिट्टी मिट्टी अपर्दन सर्वाधिक क्षेत्र देखो सिरोही में तो न होगा नहीं, न डूंगरपुर में, न हड़ौती के पठार में, हड़ौती के पठार में नहीं होता, ध्यान रखना, लेकिन गंगानगर में उत्तर है। ये क्यों दिया है? क्योंकि घग्गर नदी के बेसिन के कारण यहाँ पे मिट्टी का प्रकार होता है। अब ये ऑप्शन इस प्रकार का है, ऑप्शन इस प्रकार का है, तो इसका उत्तर क्या माना गया? श्री गंगानगर माना गया है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सोल्समय की मिट्टी मिलती है? राजस्थान के किस जिले में एंटी सोल्समय? वैसे इसका उत्तर ध्यान रखना, जहां तक है हड़ौती पठार का उत्तर आ सकता है, लेकिन हड़ौती पठार की बात करें तो हड़ौती क्षेत्र, अगर कोटा की बात करें, कोटा बूंदी, तो वहां ज्यादा होता है, लेकिन हड़ौती पठार भी इसका उत्तर हम मान सकते हैं जहां तक है। तो जहां तक गंगानगर को छोड़ो, आप इसका उत्तर मानो हड़ौती पठार, क्योंकि श्री गंगानगर की बात करेंगे तो घग्गर नदी का पानी बहुत ही कम आता है। तो हड़ौती, क्योंकि चंबल नदी इसके लगभग क्षेत्र को कवर करती है, कोटा को, बूंदी को, फिर इधर से काली नदी आती है, परवन नदी आती है, आऊ नदी है, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है, ये बनता है, तो हड़ौती का पठार उत्तर मान ला इसका। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समय की मृदा मिलती है? अब एंटीसोल किस क्षेत्र में? एंटीसोल पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है, ये बता दिए मैंने, वो पांचों याद करना, बस उसी से सारे क्वेश्चन होंगे। काली व रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली और रेगुर मिट्टी है वो किस फसल के लिए? किसके लिए? कपास के लिए, बार बार बता रहा हूँ, उसको सफेद सोना कहते हैं। पिछले साल बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था कि सफेद सोना किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है सफेद सोना किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ की फसल है जो बोई गई है। सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? इसका जवाब तो आप मुझे दे ही दोगे। सर्वाधिक उपजाऊ मानने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी। अब कई विद्यार्थियों को कंफ्यूज है, दोमट मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं और इसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ नहीं आए तो खादर आ सकता है, खादर, बांगर, बांगर पुरानी मिट्टी होती है, खादर नवीन मिट्टी होती है, तो खादर, जलोढ़, कछारी, दोमट, ये एक ही नाम है जो पूर्वी राजस्थान के अंदर, खास करके उत्तरी पूर्वी जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, इस क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में लवणीय मृदा का सर्वाधिक प्रसार कहाँ पे है? ये तो जानते हो आपकी लवणीय जयपुर अलवर में हो नहीं सकती, गंगानगर मानगढ़ में नहीं हो सकती, जालोर बाड़मेर में, क्योंकि बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र में लूणी नदी को मिट्टी खारी नदी कहते हैं। याद आया ना कुछ? बस ऐसे दिमाग लगाना है, मिट्टी खारी लूणी। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण नहीं है। ये अरावली पर्वतमाला है, ये हमारी पर्वतमाला 550 के आसपास है। इसमें मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? देखो, क्या वायु वायु से प्रभाव पड़ेगा? क्या पत्थर कंकड़ उड़ उड़ के जाएंगे? नहीं। अत्यधिक पशुचारण से तो क्या पत्थर इधर उधर जाएंगे, अपर्दन होता है। वनों के विनाश से भी होगा, और अविवेकपूर्ण अगर कृषि की जाएगी तो भी होगा। तो वायु से प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायु तो मरुस्थल में जो रेतीले हैं टिब्बे, उनको इधर उधर से प्रसार करने में अपर्दन ज्यादा होता है। और याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी का अपर्दन वायु से होता है, दूसरा होता है जल से, और तीसरा होता है चादरी अपर्दन से। ये तीनों याद रखना, पेपर में पूछते हैं। मृदा में अलवणीयता, सॉरी, मृदा में लवणीयता की समस्या का समाधान है क्या है? कि मृदा में अगर लवणीयता को खत्म करना है तो इसका समाधान क्या है? खेतों में रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करना। खेतों में रॉक फॉस्फेट का उपयोग करने से लवणीयता खत्म होती है। एक दिन आपको खनिज का भी टॉपिक आएगा, ज्योग्राफी चल रही तो आएगा। मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी में क्षारीयता, वो लवणीय थी, क्षारीयता तो जिप्सम का प्रयोग। देखो, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मिट्टी में लवणीयता है तो इसको आप रॉक फॉस्फेट के माध्यम से सही कर सकते हो। लवणता कह सकते हो, क्षारीय कह सकते हो, अम्लीय कह सकते हो, ठीक है, अम्लीय लवणीयता। अगर क्षारीयता की समस्या है तो आपको जिप्सम का प्रयोग करना होगा। पेपर में इतना ही क्वेश्चन आ जाएगा और इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? 1958 में। और एक और याद रखना, 19 जनवरी 2015, बहुत खास है। 19 जनवरी है शायद, हाँ जनवरी है, फरवरी है, ठीक है, जनवरी नहीं है, फरवरी। 19 फरवरी 2015 की बात है। श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, स्वस्थ हरा देश हरा की शुरुआत की थी। वो भी याद रखना, 19 फरवरी 2015। और ये राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला 1958 में स्थापित हुई। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित हुई? राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में हुई थी भाई। कहां पे? जोधपुर में। और राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है? तो जानते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको क्या जरूरत है बताने की? भूरी, रेतीली, बलुई, ठीक है, इसको भूरी निकालो नगलो, रेतीली बलुई मिट्टी, भूरी रेतीली बलुई सबसे ज्यादा है। किस मिट्टी में लोहे तत्व अधिक होता है? लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होती है? लाल में, काली में, रेतीली में या भूरी में? अब सारे विद्यार्थी क्या लो, हीमोग्लोबिन, रक्त, लाल, वहां पहुंचते हैं। ध्यान रखना, काली मिट्टी में लोहा तत्व अधिक होता है, नाइट्रोजन और लोहा।
चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मैंने लगभग क्वेश्चन आपको क्लियर दे दिए, शायद ही अब कोई बचेगा यहां से। चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भाई ये तो होगी माही और ये होगी चंबल। इसका चाहिए यहाँ बेसिन मान लो, ये क्षेत्र मान लो, ये क्षेत्र मान लो, ये सारा क्षेत्र कौन सा है? हड़ौती क्षेत्र बड़ा है। यहाँ काली दोमट मिट्टी। हड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा हड़ौती दक्षिण पूर्वी जिसेर कोटा बोरी बारा झालावाड़ 4 जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र बताइए। राजस्थान में भूरी मिट्टी नाम आएगी बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी। घग्गर नदी में अगर बाढ़ आई जाए कहीं से भी तो मिट्टी कौन सी आती है? कौन सी मिट्टी लेके आती है घग्गर नदी? तो ध्यान रखना, भूरी मटियार दोमट। भूरी मटियार दोमट लेके आती है भी, भूरी मटियार दोमट। मृदा क्षरण को रोकने के उपाय क्या है? मृदा की कटाव को रोकना है, तोड़ना है, अपरदन को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? खेतों में मेड़बंदी करनी पड़ेगी, वन और चरागाहों में वृद्धि करनी पड़ेगी, चराई पर नियंत्रण होगा, सारो ही काम करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? ये मृदा अपरदन का कारण नहीं, कह दो। देखो, वर्षा की अल्पता और अनिश्चितता से मृदा अपरदन होता है क्या? नहीं, कहाँ होता है? बारिश कम होगी और अनिश्चित होगी तो मृदा अपरदन होगा? नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं। वनों का ह्रास होगा तो मृदा अपरदन हो सकता है। अंधाधुंध चराई होगी तो अपरदन हो सकता है, और वालरा कृषि होगी तो हो सकता है। तो एक पहला कारण। मूंगफली की फसल उपयुक्त मिट्टी है, मूंगफली बीजनी है, उसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत है। अब आपको दिमाग में लगाना है कि मूंगफली होती कहाँ पे है। मूंगफली ज्यादातर बीकानेर क्षेत्र में होती है, नागौर क्षेत्र है ना। तो दोमट मिट्टी तो वहां है ही नहीं, जलोढ़ मिट्टी है ही नहीं, कालती है ही नहीं, तो पीली मिट्टी इसका उत्तर हो जाएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूंगफली की फसल के लिए पीली मिट्टी का उपयोग। कपास की कृषि हेतु सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? जानते हो, बार बार बताने की जरूरत है, कालती मिट्टी है, गुर मिट्टी। राज्यपाल अपने पद पर रहता है। लो भाई, अब कुछ पॉलिटिकल के क्वेश्चन आ गए, अब फटाफट करते हैं। आती है पॉलिटिकल को तो पूरे। राज्यपाल अपने पद पर 5 साल रहता है, संसद के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या करोगे? आपको उत्तर देना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। सामान्यतः राज्यपाल 5 साल तक, अगर राष्ट्रपति न हटाए तो रह सकता है। ठीक है। राज्यपाल मंत्री नियुक्त करता है अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को, विधानसभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति को, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को, या प्रधानमंत्री की सलाह से। अगर राज्यपाल को मंत्री नियुक्त करता है तो कैसे करे? देखो, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को कर सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे विधानसभा की सदस्यता लेनी जरूरी है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जाती है समय अपनी इच्छा से कभी भी, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर, केंद्र सरकार के आदेश पर, या 2 या 3। ये तो सीधा सा कंपल है कि राज्यसभा विधानसभा भंग कब करेगा? 2 और 3, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर या केंद्र सरकार का आदेश हो जाता है तो की जाती है। राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कार्य कौन करता है? आज राज्यपाल से प्रश्न पता है ना, अपने 21वें राज्यपाल है कलराज मिश्र जी। राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उस पर कार्य कौन करता है? उपराज्यपाल तो करता नहीं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल होता है। विधानसभा अध्यक्ष नहीं करते, ये कट गई। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है वैसे, लेकिन आजकल क्या करते हैं कि लगभग एक राज्य से दूसरे राज्य में अतिरिक्त कार्यभार देके और अतिरिक्त राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मरने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? बता दो भी फटाफट, बहुत ही आसान है, और उनके नाम पे जोधपुर में स्टेडियम भी बन रहा है। उत्तर हो जाएगा बरकतुल्ला खान। कौन है? राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। अब कल जो पेपर हुआ था ना डेयरी असिस्टेंट मैनेजर का, उसमें 10 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आया था राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के द्वितीय निर्वाचन मंत्री टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। प्रथम तो मेरा बताया हुआ है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। दूसरे कौन थे? जयनारायण व्यास थे। नाम पढ़ते हैं ना, राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित प्लस मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? जयनारायण व्यास। तो दूसरी बार ये जयनारायण व्यास ही बने थे। उसके बाद में हीरालाल शास्त्री तो मनोनीत थे, मोहनलाल सुखाड़िया उसके बाद में बने थे। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? आज तो आसान सान से क्वेश्चन है।
आसान उसी के लिए है जो कंटिन्यूस पढ़ता है, सारों के लिए आसान नहीं है। भी कहते नया विद्यार्थी जुड़ा उसके लिए आसान है, बेचारे को पता ही नहीं है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे और अंतिम बार 5वें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने, उनको हटा दिया। आपको पता ही है राजनीति चल रही है राजस्थान में। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो पहली बार विधानसभा से लेकर 10 विधानसभा तक जीते, यानी 1952 से लेकर 10 विधानसभा चुनाव हुए ना, 10 की 10 बार विधायक बने। बहुत बड़ी बात होती है जब विधायक बनते हैं, हरे नहीं। तो इसलिए ये चाणक्य भी कहलाते हैं। चाणक्य जैसा दिमाग है, रणनीति थी उनकी, तभी 10 बार 10 विधानसभा में विधायक बने। तो वो कौन थे? तो हरिदेव जोशी थे, जिन्हें राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। लेकिन 3 बार ये मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों बार कार्यकाल पूरा नहीं हुआ इनसे, वहां पे चाणक्य मात खा गया। राजस्थान भाषा के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन थे? राजस्थानी भाषा के प्रखंड विद्वान थे और राजस्थान में रामायण रची थी। भाई अपने तो अभी तक रामायण ढंग से देखी नहीं गई है, मैं रामायण पढ़ी तो गई नहीं है, और जो टीवी में यूट्यूब पे जो रामायण है दूरदर्शन पे वो नहीं देखी गई है, ढंग से नहीं देखी गई है। देखी है, बीच बीच में छोड़ दी वो भी, लेकिन किसी ने देखो राजस्थान में लिख दी, अंग्रेजी में लिख दी। बहुत बड़ी बात है। हनुमंत किंकर, ये 2017 के जेल प्रेरी में क्वेश्चन आया था, हनुमंत किंकर ने रामायण लिख दी थी। कौन सी बोली को राजस्थान की मानक बोली भी कहते हैं? कौन सी बोली को राजस्थान की मानक बोली कहा जाता है? उत्तर क्या आएगा? मारवाड़ी। राजस्थान में सबसे ज्यादा मारवाड़ी बोली जाती है विशुद्ध रूप से जोधपुर क्षेत्र में। याद रखना, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, बागड़ी। मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली, देखो अट्ठे तो है मारवाड़ी और अट्ठे है मालवी, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनी? दोनों के मिश्रण से क्या बनी? देखो मेवाती तो उधर आ गई, ब्रज भाषा उधर आ गई, मरुवाणी भी नहीं बनी और बागड़ी नहीं बनी, तो क्या बनी? बागड़ी बनी। क्या बनी? बागड़ी। ये कौन सी? बागड़ी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोलने वाली भाषा। अलवर भरतपुर का नाम आता ही आपको पता है, कहाँ जाते हो आप? या तो मेवाती है, या ब्रज भाषा, या हड़ौती है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? मेवाती बोली। अलवर भरतपुर में मेवाती है। और वैसे अलवर भरतपुर धौलपुर करौली की बात करें तो इसका ब्रज भाषा उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अकेला अलवर भरतपुर की बात करें तो मेवाती, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली की बात करें तो ब्रज भाषा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले और उदयपुर के पर्वतीय भागों में प्रचलित बोली है। बांसवाड़ा का जो नीचे का क्षेत्र है, और यहाँ बांसवाड़ा और यहाँ डूंगरपुर और उदयपुर के पर्वतीय भागों में कौन सी बोली बोली जाती है? देखो गुजराती, मेवाती, बागड़ी। तो कौन सी है? बागड़ी बोली। वैसे पर्वतीय भागों में, ये पर्वतीय भागों मतलब आदिवासियों की बोली है, तो बागड़ी बोलते हैं, क्योंकि उदयपुर का ये साइड, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान के निवासियों की मूल भाषा कौन सी है जो लोगों के दैनिक जीवन की भाषा है? राजस्थान भाषा की मूल भाषा कौन सी है? तो दैनिक जीवन में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसे राजस्थानी, क्योंकि सारों को मिला के राजस्थानी करते हैं। दैनिक भाषा का मतलब कोई मेवाड़ी है, कोई मारवाड़ी है, कोई ढूंढाड़ी है, कोई सारे है, तो मिक्स में राजस्थानी है। और वैसे हमारी राज्य के हम प्रोफेशनल रूप से किस रूप है? हिंदी को रूप लेते हैं। राजस्थान में साहित्य की प्रोन्नति और साहित्यिक सचेतना के प्रसार प्रसार हेतु 28 जनवरी 1958 को कहां पर राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना की गई? राजस्थान साहित्य अकादमी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। राजस्थानी साहित्य अकादमी की 1958 में स्थापना उदयपुर में हुई। माघ पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? माघ पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाना? ये संस्कृत में दिया जाता है, भी ध्यान रखना। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा कवि माघ पुरस्कार दिया जाता है, जिन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, कवि माघ को। राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना जयपुर में कब हुई? राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना जयपुर में कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1979 में। राजस्थान उर्दू अकादमी कहां पे है? जयपुर में। इसकी स्थापना 1970। यहां से एक इस प्रकार के उर्दू, सिंधी, ब्रज, संस्कृत, हिंदी अकादमी, इनसे क्वेश्चन आते हैं, या तो इनका मुख्यालय पूछते हैं या इनकी स्थापना पूछते हैं। राजस्थानी भाषा व साहित्य के विकास हेतु राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर की स्थापना कब हुई? राजस्थानी भाषा साहित्य के विकास हेतु राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना जनवरी 1983 को, नहीं 25 जनवरी 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में, टोंक में। ये तो पता ही आपको, टोंक में स्थित है। विवाह से संबंधित रस्म है, इनमें से कौन सी विवाह से संबंधित रस्म है? कांकण डोरडा, पहरानवी, बरी पड़ला, उपयुक्त सभी। तो विवाह से संबंधित है सारी, और जिसका विवाह हुआ है उसको पता ही है कि ये रस्में होती है, जिसका नहीं हुआ वो आगे जान लें।
और सोच समझ लें और अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि अगर ये रस्में निभानी है, रस्मों का पता लगाना है सही रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, तो उच्च अध्ययन, खतरनाक तरीके से अध्ययन करना है आपको, ताकि आने वाले बस कुछ ही समय में ये सारी रस्में आपकी पूरी हो जाए। कांकण डोरडा पैराणवी बरी पलड़ा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आपका टारगेट क्या रहेगा? आपका टारगेट होना चाहिए कि कांकण डोरडा पैराणवी बरी पलड़ा हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने हैं, हमें ये रिवाज निभाने हैं। क्योंकि जिसने निभा लिए वो तो अच्छी बात है, और जिसने नहीं निभाए उनका टारगेट है बस पढ़ो, खूब पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और अध्ययन अच्छे तरीके से करो और कामयाब हो और ये सारे रीति रिवाज निभाओ। 16 संस्कार होते हैं हमारे, आपको पता है 16 संस्कार जन्म से पूर्व होते हैं, 3 तो और बाकी होते हैं, 13 होते हैं जन्म के बाद, लास्ट होता है अंत्येष्टि। तो एक विवाह गृहस्थी विवाह का होता है, अंत्येष्टि का होता है, जन्मकार, ये सारे होते हैं, वो संस्कार निभाने हैं। तो सारे निभाने चाहिए, 16 के 16 पूरे होने चाहिए, कहीं 2-4 बीच में रहने नहीं चाहिए, एक भी नहीं रहना चाहिए, पूरे के पूरे 16 होने चाहिए, क्योंकि 16वां तो हो ही जाएगा। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आधे के गए। लेकिन अब आगे है ना जो खतरनाक है, 10 के यानी 7-8 के बाद जो ग्रस्त आश्रम है ना, यहाँ खतरनाक आगे गाड़ी एक बार फंस जाती है, उस गाड़ी को धक्के से निकालना है पूरी कोशिश करके। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, निश्चय, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, जाते जाते काम जरूर करना, लाइक शेयर करना, और मिलते हैं सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की चाय के प्याले के साथ। जय हिंद, जय भारत।